पहले मैं आप लोग को ना एक बार दोबारा से ब्रीफ करता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नहीं हुआ आप लोग का वो कर देते हैं, है ना जी। आपका हो गया था अंशिका? वेरी गुड। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने, कोई बता सकता है? So every object in this universe will attract another object. तो उससे होता क्या है फिर? So distance is inversely proportional to the force applied. हाँ, और Mass is inversely proportional to the मास भी इनवर्सली, डिस्टेंस भी इनवर्सली। proportional हाँ, किसके? force. फोर्स के। ठीक है, हाँ बोलो प्रीशा। सर आप एक बारी मतलब थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हो चैप्टर का, मुझे लास्ट क्लास का ज्यादा हाँ वही बता रहा था मैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करी थी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इस यूनिवर्स में एक फोर्स के साथ। वो फोर्स उन बॉडी के मास पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। वो फोर्स उन दोनों बॉडी के डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करती है। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है हमारे पास जिसको हम बोलते क्या है, जी से करते हैं डिनोट। बोलते क्या है इसको हम लोग? यूनिवर्सल, वेरी गुड, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, कोई बता सकता है मुझे? 6.67 या मल्टीप्लाई में 10 की पावर पक्का -11 नहीं होती? 23 हैं? क्या कह रहे हो? -11 देखो वहां पर लिखा है, और देखो है ना भैया, 6.022 एवोगाड्रो नंबर है वो। 6.022 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रो नंबर। चैप्टर नंबर 4 है आपका, नहीं 3। हाँ 3 अभी पढ़ना है, कोई नहीं, अब एवोगाड्रो नंबर पहुंच गए। तो ये यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था लास्ट टाइम। क्या था? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attract other object with a force that is proportional to their masses, that is inversely proportional to their distance. और यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 10 टू द पावर -11 होती है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। एक क्वेश्चन करवा रहा था मैं, कैरव और कमल कह रहे हैं उनका आंसर नहीं आया, तो दोबारा कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन क्या था जरा पढ़ो क्या कमल? क्वेश्चन है द मास ऑफ अर्थ, हमें अर्थ दे रखी है, उसका मास दिया हुआ है। मास ऑफ मून दिया है हमें, उनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, तो उनके बीच में फोर्स निकालनी है हमें। हाँ तो फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? जी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, दूसरे का मास और डिस्टेंस स्क्वायर, है ना। बस वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लंबा है क्वेश्चन ये, बाकी सिंपल है। थोड़ी कैलकुलेशन पुट करोगे तो हो जाएगा। जी की वैल्यू कितनी है? 6.7 10 की पावर -11, है ना। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 दिया है ना। कितना है मास ऑफ मून? 7.4 10 की पावर 32। 22 कोई नहीं, हाँ क्योंकि मून तो छोटा है ना अर्थ से, 22 होना चाहिए। और डिस्टेंस कितना दिया है? 3.84 10 की पावर 8 किलोमीटर है तो 11 हो जाएगा, तो फिर 80 हो जाएगा। 5 है ना, ठीक है। और इसका स्क्वायर करना। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने से बच सकता कैसे? आपको क्वेश्चन ने दिया है कि मून का मास 7.4 है, आप इसको 7 लो अप्रोक्सीमेटली। 0.4 पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा इतने लंबे कैलकुलेशन में।
और आपको डिस्टेंस दिया है 3.84, मैं 3.8 ले रहा हूँ बस, ठीक है। आंसर हमारा अप्रोक्सीमेटली उतना ही आ जाएगा। चलो करते हैं। पहले 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 42। 42 को 6.7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ। 42 को 6.7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 14, 28, 29, 25, 11, 8, 281.4। 42 को अगर 6 से करा दी तो ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमने कितना मिला 281.4। सबको आया इतना, सबको आया 281.4, ठीक है। सर हाँ जी सर। सर आप 2 मिनट पिछला वाला पेज दिखा सकते हो? हाँ जी सर, ये लो। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया हम लोग का 281.4। 3.8 मेरा नहीं नीचे आ था, रहा। क्यों नहीं आया? एक बार ट्राई दोबारा करो। 6 7 42, 42 को मल्टीप्लाई करो, आएगा। एक बार दोबारा देखो, और नीचे 3.8 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 64। 3 8 24 है ना, 24 6 30, 24 9 11, 1 4 4 4 डबल 3.8 का 14.44 है ना, ठीक है। तो आपने सारे के सारे, सर हम उनको क्या करेंगे? अब मैं हाँ पावर्स पे भी आ रहा हूँ, पावर्स पे भी आ रहा हूँ। पहले यहाँ तक सबने करा, हो गया टेस्ट? आपने पढ़ा होना, हमारे सिलेबस का नहीं है, कोई नहीं, सर कोई और ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। हाँ जी कह रहे, बोलिए। 14.44 कैसे आया नीचे? ये देखो ना, 3.8 का स्क्वायर करना है ना आपको, ओके सर। करके देखो, इतना आना चाहिए। पहले सब लोग इतना करो, बाकी पावर्स को बाद में देखते हैं। सबका इतना आ रहा है तो ठीक है। आ रहा है? कमल हंसिका आया? कर रहे हो, करो। बाकी प्रीशा, शौर्य, कैरव और मौली, इतना आ रहा है? सर आ गया आ गया? 281.4। यस और सर। नीचे भी आ गया 3.8 का स्क्वायर इतना? सब वो कर रही हूँ। करो करो, पहले आप सर लोग करो। तो हमने ये सारी वैल्यूज तो सॉल्व कर ली है ना। अब देखो, आपके पास जीरोस बच रहे हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करोगे? हमने मैथ्स में एक रूल पढ़ा है एक्सपोनेंट्स में, कि अगर आपके पास बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। पढ़ा है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n, मतलब बेस सेम पावर्स विल बी m+n। ये भी 10, देखो ये भी 10, ये भी 10, बेस सेम तो क्या होगा, पावर है। तो -11 +24 +22, ऊपर आ गया आपका 10 की पावर -11 +24 +22। नीचे देखो जरा एक बारी, एक बार नीचे भी देख लो। आपके पास जो 3.8 इंटू 10⁸ का स्क्वायर था, आपने 3.8 का स्क्वायर कर दिया। 10⁸ का स्क्वायर करने पे कितना आंसर आएगा नीचे? यही मैथ में पढ़ा है हमने। a की पावर m ब्रैकेट के बाहर n होता है, तो क्या करते हैं? सर 16 आएगा m a इंटू की n। पावर m इंटू n, तो a टू जा कितना होता है, जैसे कैरव ने कहा 16, 10 की पावर नीचे 16 आ गया। पहले इतना सॉल्व करो, 14.4, ये कितना हो गया 6 4 -11 5, ऊपर 10 की पावर 35, नीचे 16 आ रहा है।
सबको इतना आ रहा है? देखो यस सर। ऊपर 10 की पावर 35 इंटू 16 आ रहा है। अब हमने मैथ्स में भी पढ़ा है a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, a की पावर m माइनस n है ना। जैसे ये आपके पास है ना a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको ऊपर ले आओ हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो हाँ कितना आएगा? 19 आएगा ना, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19, 281.4, 14.44। अच्छा ये फोर्स निकालने तो आंसर किस में आएगा? न्यूटन में। भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। सबको समझ में आया यहाँ तक? बोलो भाई। अच्छा अब करना क्या है, 281.4 को 14.44 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। पहले इनके थोड़े जीरो एडजस्ट कर लो, ये डेसिमल ऊपर जाके 100 हो जाएगा, नीचे 10 आएगा, तो आपके पास 28140 अपॉन 1444 10 की पावर 19 है। अब इन्हें डिवाइड करो और बताओ मुझे आप लोग का आंसर कितना आ रहा है इसको डिवाइड करने पे। करीबन करीबन कितना आएगा? 20 के आसपास आंसर आना चाहिए आप लोग का। करके बताओ इसको डिवाइड कितना आ रहा है आप लोग का, करो और बताओ कितना आ रहा है आंसर। 19.4 इतना आ रहा है। जरा पार्थ एक बार देखो। आप एक काम करो, इस पूरे को 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 19.4 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1.9 इंटू ये 10 की पावर 19 है इंटू 10 की पावर 1 है, 20 हो गया। तो 1.9 10 की पावर 20 आपका आंसर है। बुक में कितना आंसर दे रखा है? 2.02। 90 1.9 और 2.02 ऑलमोस्ट क्लोज है। तो ऐसे करना है, पूरा एग्जैक्ट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आप बोले एक्यूरेट क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, हमने क्या किया था, 7 लिया था, 7.4 नहीं, और 3.8 लिया था, 3.84 नहीं। अगर उसके चक्कर में लगते ना तो बहुत लंबा हो जाता क्वेश्चन, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाते। नहीं पूरे मिलते हैं। ऐसे लंबे कैलकुलेशन में हमें अप्रोक्सीमेट ही करना चाहिए। ऐसे ऐसे बड़ी क्लासेस में आएंगे ना, तो वहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट ही करना पड़ता है। एग्जैक्ट करने बैठे तो बहुत लग जाएगा। क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है, 10 मिनट होने लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये सर आप, हाँ जी। सर 19.4 आ गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा मैंने क्या किया, 10 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक है कह रहा। यस सर। तो 19.4 को 10 से डिवाइड करा, कितना आएगा? 1.9। यस सर। डेसिमल लग जाएगा यहाँ पर, इसके यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 10 की पावर 19 इंटू 10 1.94 नहीं हुआ वो, है। 1.94 नहीं हुआ वो पूरा, अगर हाँ डेसिमल। मतलब 1.9 1.94 कोई बात नहीं, एक ही डेसिमल दिखा रहे हैं हम लोग, है ना। ओके 1.9 या 1.94। अब ये 10 की पावर 19 इंटू 10 टू दी पावर 1 है जी, ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 20। यस सर। तो ये आपका आंसर है जो बुक में है उसके एकदम क्लोज, ठीक है। यस सर। हम एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे, हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। एग्जैक्ट निकालोगे यहाँ पर 7.4 3.84 रखते तब आता, तो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है भाई। सबको बात समझ में आई? तो बड़े कैलकुलेशन में आपने ये ध्यान रखना होता है, अप्रोक्सीमेट निकालना होता है, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, है ना, बहुत टाइम लग जाए। ओके सबका यहाँ तक आया, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई ऑनलाइन वालों, सब कर रहे हो? श्योर करो 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 करो। नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों आप लोग की हेडिंग है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखो भाई
हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, जो क्या कहता है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इस दुनिया में, है ना। ये वाला रेड पेन मेरा इस व्हाइट पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को पुल कर रहा है अपनी तरफ, है ना। तो इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया में, कुछ इंपॉर्टेंस है या ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा, बहुत इंपॉर्टेंस। नंबर 1 इंपॉर्टेंस समझते हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंस क्या है इस लॉ की, नंबर 1 इंपॉर्टेंस इस लॉ की ये है, आप सब जानते हो ना कि सन के चारों ओर क्या होता है, अलग अलग प्लैनेट्स, जैसे हमारी अर्थ हो गया, या बहुत सारे प्लैनेट्स, मार्स है कहीं, कहीं पर आपका कहीं पर आपका वीनस है, कहीं जुपिटर है, कहीं सैटर्न है, सब क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं चारों ओर किसके, सन के, है ना। तो ये सब पता है क्यों घूम पा रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। यूनिवर्सल लॉ ही एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारा अर्थ, मून, अलग अलग प्लैनेट्स एक दूसरे के चारों ओर रिवॉल्व। ऐसा कहते हैं कि अर्थ जो है वो करीबन करीबन आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी थी, बहुत पुरानी है अर्थ, जब से पैदा हुई जब से घूमे जा रही है भाई, कभी रुकती ही नहीं है। हम तो थक जाते हैं, वो रुक थकती ही नहीं है। क्यों नहीं थक रही है, इस लॉ की वजह से। तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, ये लॉ एक्सप्लेन करता है, ये इसका पहला इंपॉर्टेंस, ठीक है। वेरी गुड, लिखिए पहला इंपॉर्टेंस क्या है इस लॉ का, इट एक्सप्लेन्स, क्या बताता है ये लॉ, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, ठीक है। सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वो ये लॉ बताता है। पहला पॉइंट कॉपी करिए। मून भी घूमता है चारों ओर अर्थ के, घूमता है। सर आप ये इम्पोर्टेंस बता रहे हैं या इंपॉर्टेंस 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 एग्जांपल ज्यादा से समझ में एग्जाम्पल नहीं बुक में लिखा है, इंपॉर्टेंस करके लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल भी कह सकते हो, इंपॉर्टेंस भी कह सकते हो, ओके। हाँ जी, तो ये आपका जो मून है ये भी तो घूमता है चारों ओर अर्थ के। अच्छा, मून अर्थ के चारों ओर घूमता है या सन के चारों ओर घूमता है, ये दोनों के। सर मून का प्लेनेट का होता है, मून क्या होता है, सर एक प्लेनेट का अलग से मतलब मेरे से अर्थ पे चारों ओर घूमता है, तो अर्थ भी तो सन के चारों ओर घूमती है, हाँ। तो उसके साथ ही है, तो मतलब वो भी सन के साथ है। अच्छा देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा सिस्टम है कि ये सपोज करो सन है ना, और सपोज करो ये आपका अर्थ है, तो अर्थ तो ऐसे घूम रहा है, अर्थ एक प्लैनेट है, वो सन के चारों ओर घूमता है। मून प्लैनेट नहीं है, वो एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट अपने प्लैनेट के चारों ओर घूमता है, मून ऐसे घूम रहा है। मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, वो कभी भी सन के चारों घूम सकता ही नहीं। सैटेलाइट हमेशा घूमता है अपने एक फिक्स प्लैनेट के चारों ओर, जैसे अर्थ पे अपना एक सैटेलाइट है मून, कहते हैं कि ना मार्स के अपने 2 हैं मून, जुपिटर के 4 मून है अपने। तो मून्स हमेशा घूमते हैं चारों ओर किसके हैं, प्लैनेट के, ठीक है। अच्छा, तो यही तो इंपॉर्टेंस है इस यूनिवर्सल लॉ की। ये लॉ बता हमें ये भी रहा है कि कैसे मून चारों ओर घूम रहा है अर्थ के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस लॉ का। पहला इंपॉर्टेंस क्या देखा हमने, कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं सन के चारों ओर, ये लॉ बता रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या बता रहा है ये, कि मून कैसे घूमता है हमारे अर्थ के चारों ओर, ये बताता है। ये तो हो गया। अच्छा, इससे बड़ी एक और चीज, आप लोगों ने देखा होगा कि ना अर्थ पे बहुत सारे ओशंस हैं, समुद्र है ना अर्थ पे। कभी देखा होगा पानी ऊपर जाता है इनमें, कभी नीचे आता है, ये कैसे होता है भाई। हमें लगता है कि हवा की वजह से होता है, नहीं, हवा तो ठीक है, हवा की वजह से ये समुद्र जो सामने दिखा रहा हूँ ना आपको मैं, हवा तो ठीक है कि हाँ एयर की वजह से ये पानी ऊपर नीचे मूव करता है, जैसे टाइड बोलते हैं हम लोग, है ना, कहते हैं ना समुद्र में टाइड बनती है, ठीक है, वो तो हवा की वजह से होता है। बट पता है एक्चुअली क्या होता है, मून और सन, ये आपका मून है और सपोज करो यहाँ कहीं आपका सन है,
मून और सन अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें बैठी हैं, और इसी वजह से पानी मूव करता है और टाइड्स पैदा होती सर ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज में है। हाँ, ऐसी आती है। तो जो टाइड्स मूवमेंट होती है हमारे ओशंस में, लेक्स में, अर्थ पे, वो कौन करवा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स मून और सन के द्वारा। तो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि ये लॉ हमें ये भी बताता है, इट एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ, क्या लिखोगे? मोशन ऑफ, अराउंड वेरी गुड, मून अराउंड अर्थ। थर्ड क्या है इस लॉ का इंपॉर्टेंस? ये लॉ बताता है कि कैसे हमारे यहाँ पर टाइड्स मूव करती हैं। इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ टाइड अराउंड, मोशन ऑफ टाइड, ये बताता है मोशन ऑफ टाइड ड्यू टू सन एंड मून ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ में जो टाइड्स पैदा होती हैं मून और सन की वजह से, वो भी ये लॉ बता रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज। हाँ, कह सकते हैं ना, कैलेमिटीज भी कह सकते हैं, बट कैलेमिटीज का तो और भी रीजन होते हैं, अर्थक्वेक वगैरह, डिस्टरबेंस अर्थ में, है ना। टाइड्स तो प्योरली इनकी वजह से होते हैं, ग्रेविटेशनल। सर सुनामी और फ्लड्स कह सकते हैं क्या? सुनामी और पता है फ्लड्स भी आपका जो है ना, वो अर्थ में डिस्टरबेंस की वजह से होता है। थोड़ा बहुत इनका रोल होता है, बट इतना नहीं होता। टाइड्स में इनका रोल होता है। ओके, अच्छा, फोर्थ और लास्ट रोल जो है इस लॉ का, वो क्या है? वो भी देखो। पता है, अगर हम इस अर्थ पे देखें, इंडिया यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड मैप को देखें ना अगर हम लोग, तो ग्लोब को देखें तो इंडिया कहीं यहाँ पर आ रहा है, और हम लोग खड़े कैसे हैं इस अर्थ पे? ऐसे खड़े हैं, हमारा सर यहाँ पर, पैर नीचे। हमें लग रहा है कि हम एकदम वर्टिकली खड़े हैं, हमें लग रहा है कि हम अर्थ पे ऐसे खड़े हुए हैं। गलत है। ग्लोब में जाके देखो कभी, इंडिया ऐसे है, हम ऐसे खड़े हैं। और कैसे खड़े हो पा रहे हैं भाई हम लोग? हमें जो अर्थ है वो हमें वेरी गुड, हमें अर्थ अपनी तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट है भाई ये फोर्स। फोर्स तो हम तो गिर जाए, तो यूनिवर्स में तैरते फिरे। तो ये इंपॉर्टेंस है इस लॉ का, ये बताता है कैसे अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स बाइंड हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो ये इसका एक और इंपॉर्टेंस है। तो ये लॉ क्या बता रहा है हमें? इट एक्सप्लेन द, it explains how the काट दो, how objects are bound to earth। ठीक है भाई, अर्थ पे कैसे ऑब्जेक्ट्स बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं, ये बताता है हमें लॉ। कॉपी कर लो दोस्तों। अगली हेडिंग है फ्री फॉल। कभी छत से कूदे हो भाई? नहीं कूदना, वरना क्या होगा? चोट लग जाएगी, है ना। बिल्कुल चोट लग जाएगी। तो ये, बट चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं कूदने पे होता क्या। फ्री फॉल हमारी हेडिंग है। अगर हम आसमान से नीचे कूदे तो क्या होता है? ठीक है, देखिए जी, फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब होता है अगर हम अर्थ पे फॉल कर रहे हैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान देना दोस्तों, अगर हम अर्थ पे कूद रहे हैं, अर्थ पे नीचे गिर रहे हैं, सिर्फ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है हम पे। जब भी हम अर्थ पे कूदते हैं, फॉल करते हैं एक हाइट से, जैसे ये भाई साहब एक ऊंची हाइट से नीचे गिर रहे हैं ना, काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं अर्थ पे। जब हम काफी ऊंचाई से नीचे गिरते हैं अर्थ पे, है ना, और हमें सिर्फ कौन एक्ट कर रहा है हमारे ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे एक्ट करे तो हम बोलते हैं कि ये क्या है? फ्री फॉल या फ्री फॉल मोशन। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी आप लोग?
whenever an object falls from a height under the influence of gravitational force, दोस्तों इसे हम फ्री फॉल कहते हैं। सर एक क्वेश्चन है, तो सर फिर जब हम पैराशूट खोलते हैं तो ऊपर से फोर्स कम कर देता है। पैराशूट में बलून टाइप हो गया ना आपका, तो बलून टाइप में क्या हो गया कि ना वो एयर का यूज कर रहा है, उसमें एयर फिल हो गई और वो क्या कर रही है, आपके जो भी सराउंडिंग एयर है उससे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है और वो थोड़ा हमें स्लोली स्लोली नीचे गिरवा रही है। सर बर्ड बर्ड का तो मूवमेंट जो है वो फ्री फॉल नहीं है, बर्ड सिर्फ फ्लाई कर रही है, अपनी एनर्जी पुश करके फ्लाई कर रही है। और वो बंद कर दे फ्लाई करना तो नीचे गिर जाएगी, वो भी फ्री फॉल हो जाएगा। सर वो feathers तो फ्री फॉल मतलब हम अर्थ पे गिर रहे हैं और हमें कौन एक्ट कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कुछ बातें हैं दोस्तों ग्रेविटेशन फ्री फॉल के बारे में, 2-3 बातें ध्यान रखना। नंबर 1, ऐसे पार्थ कह रहे थे, जब भी हम फ्री फॉल करते हैं ना, पता है हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, हम बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं। कभी देखना, कभी कूदने की कोशिश करना या किसी पेन को ड्रॉप करके देखो एक हाइट से। सर हम सीढ़ियों से भी कूदते हैं। हाँ, आप थोड़ा बहुत छोटी हाइट से जंप करके देखो अर्थ पे, जैसे जैसे हम नीचे गिरते हैं ना अर्थ पे, हमारी वेलोसिटी जो होती है नीचे गिरने की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज और, जैसे आप यहाँ देख रहे हो इन भाई साहब को, जब भी हम फ्री फॉल करते हैं ना, हम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नीचे गिरते हैं, यानी कि हम हवा में वेव करके नीचे गिरेंगे, एकदम वर्टिकल नीचे गिरते हैं। तो फ्री फॉल में हमेशा हम क्या करते हैं, मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में, वर्टिकली नीचे फॉल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में नीचे फॉल करेंगे। दूसरी बात ये, पहला क्या था, हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, दूसरा हम हमेशा गिरते हैं स्ट्रेट लाइन में, तीसरा जब भी हम फ्री फॉल करते हैं, ऐसा देखा गया है कि हमारा एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से गिरते हैं वो फिक्स रहता है और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, इतने एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं। तो थर्ड क्या है, वेलोसिटी जरूर बढ़ती है नीचे गिरने पे, बट हमारा एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये सबसे बड़ी बात है। 3 बातें सुनी हमने फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल में हमारी वेलोसिटी बोलो बढ़ती है ना। फ्री फॉल में हमेशा हम लोग स्ट्रेट लाइन में गिरते हैं। फॉल पे हमारी वेलोसिटी बढ़ती है। हाँ, वेलोसिटी बढ़ती है, बट हमारा एक्सेलरेशन हमारा कम होता है या कांस्टेंट रहता है? कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। ये लिखना है हमें, इसके बारे में लिख लो भाई। सबको समझ में आ रही है बात? बोलो, लिखिए। Whenever an object falls under the influence of whenever an object falls under the influence of gravitational force only, whenever an object falls under the influence of gravitational force only, it is said to be, या ऐसे लिख लो, this motion is said to be, इस मोशन का नाम क्या है? बोलो भाई, फ्री फॉल, है ना। तो जब भी हम लोग अर्थ पे फॉल करते हैं और हम पे सिर्फ कौन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में फॉल करोगे, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? फ्री फॉल। कॉपी करो यहां तक सब लोग। पहला पॉइंट क्या था? फ्री फॉल में हम हमेशा स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं। वेलोसिटी भी सेकंड लिख देते हैं। पहला पॉइंट फ्री फॉल के बारे में,
अंडर फ्री फॉल we move always in a straight line. जब भी फ्री फॉल होता है तो हमेशा हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करते हैं, ऐसा है? बिल्कुल है। दूसरा पॉइंट, जब फ्री फॉल होती है तो हमारी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? इट इंक्रीजेस, है ना? अंडर फ्री फॉल आवर वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। जैसे जैसे नीचे गिरेंगे हम लोग वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती है as we move down, as we move down। जैसे जैसे नीचे गिरते जाओगे वेलोसिटी आप लोग की बढ़ती जाती है। और एक और स्टार पॉइंट, अंडर फ्री फॉल हमारा एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ता है? आवर एक्सेलरेशन remain constant. remains constant equal to कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फुल स्टॉप। कॉपी करिए, ये फ्री फॉल की कहानी।